Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 12, electricity. Okay, so obviously, in this chapter, we are going to study about the term electricity. What do we mean by electricity, and what are the components that are related to the electricity? That all we are going to study in this chapter. Okay, so basically, what do we mean by electricity? Let us start with understanding the term electricity. ठीक है, electricity का मतलब होता क्या है, पहले उसी से start करते हैं. So basically, electricity is nothing but rate of flow of charges. Okay, किसी कंडक्टर में से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उस रेट को, चार्जेस के फ्लो के रेट को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फॉर एग्जांपल एक वायर हमने कंसिडर किया, उस वायर में से अगर हम बोल रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है, राइट, तो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज नथिंग बट किसी पर्टिकुलर टाइम में उसमें कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे कि उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है. सो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट is basically due to the flow of charges only. Okay, electricity basically क्या होती है, charges का flow. Okay, now अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज अपॉन में जब भी हम रेट की बात करते हैं तो रेट इज ऑब्वियसली कैलकुलेटेड पर यूनिट time, right? So current is equal to charge upon time. This is the formula for the electric current. Okay, electric current is equal to charge upon time. Electric current को हम हमेशा I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और टाइम के लिए हमने लिख दिया T. So I is equal to Q upon T is the symbolical representation of the electric current. Okay. So basically electric current is the rate of flow of charge, और उसी चीज को हमने फॉर्मूला में लिख दिया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज का रिप्रेजेंटेशन आई क्यू, टाइम का रिप्रेजेंटेशन टी, और करंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई से. फ्रॉम हियर आपको जो करंट है, करंट को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है एम्पियर. जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट होती है एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. ओके, सो यहां से हमको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना पड़ेगा. 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम. So we have written it 1 कूलम अपॉन में टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, सो 1 सेकेंड. इसका मतलब अगर किसी वायर में से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट, राइट. अगर किसी वायर में से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग through a wire in 1 second, then the current flowing through that wire is said to be 1 ampere. Okay, 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. This will be the definition of 1 ampere current. Okay, now obviously हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्जेस की, है ना. तो first of all let us see that what do we mean by the term charges. इलेक्ट्रिक करंट तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज. अब चार्ज क्या होता है वो समझते हैं. ओके, तो इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन एवर वी डू कॉम्ब अवर हेयर्स, देन अगर हम उस कॉम्ब को छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेकर जाएं तो वो जो छोटे छोटे पेपर के पीस हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट. अगर हमने कंघे कॉम्ब से हमारे हेयर सेट किए तो ड्यू टू फ्रिक्शन उस कॉम्ब में एक एनर्जी आ जाएगी, राइट, और उस एनर्जी की हेल्प से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हो जाएगा. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस
due to friction by which it can acquire the property of attracting the smaller particles. This property is said to be the charges. Okay, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो फ्रिक्शन के द्वारा दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल, जो कॉम है, जब हमने उससे हेयर सेट किए तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी जनरेट हुई, और उस एनर्जी के कारण जो कॉम है उसमें ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर पाएगा. सिमिलरली जब हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे जब हमने चॉक से लिखा तो फ्रिक्शन के कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और बोर्ड में वो कैपेबिलिटी आ गई कि वो चॉक को होल्ड कर पाए, राइट. और इसीलिए जब हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से कुछ लिखते हैं तो द वर्ड्स स्टार्ट अपीयरिंग टू अस, क्योंकि जो बोर्ड है वो चॉक को अट्रैक्ट कर लेता है और होल्ड कर लेता है. सो बेसिकली दिस ऑल इज ड्यू टू द चार्जेस ओनली. ओके, नाउ जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट. We have only two charges possible, that is the positive charge and the negative charge, right. Now positive charge क्या होता है और negative charge क्या होता है वो समझते हैं. Okay, we know that atom का जो structure होता है, we all are familiar with the structure of the atom. You might have studied it in chemistry also. एक जनरल एटम, उसका स्ट्रक्चर कि अगर हम बात करें तो वी नो दैट यहाँ सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट. और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं वो बाउंडेड रहते हैं, राइट. ये हमने बना लिया न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस तरीके से पैक्ड रहते हैं. सपोज हमने यहाँ पे जो बनाया है उसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, राइट. आपको पता है कि कोई एटम तभी स्टेबल होता है जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों. ये हमने बना लिया एक शेल. आपको पता है कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो इस रूल को फॉलो करके होती है, दैट इज 2n², राइट. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब क्या, n की वैल्यू हो गई 1. सो 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 1 इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2. तो ये यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड वाले ऑर्बिट में आएंगे, राइट. आपको पता है सेकेंड वाले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2. 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 2 जा 8. मतलब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए दूसरे वाले ऑर्बिट में. नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले ऑर्बिट में हैं उनको हम बोलेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इस एटम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और ये जो दूसरे वाले एटम्स हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं, दैट आर सेड टू बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो जो पास में है दैट आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और जो बाद वाले हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमको पता है कि जब भी एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट कर देता है या पास वाले इलेक्ट्रॉन से किसी इलेक्ट्रॉन को, पास वाले एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, राइट. इसका मतलब वी नो दैट एटम कैन आइदर डोनेट द इलेक्ट्रॉन और इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट. तो अभी इस कंडीशन में ये जो एटम है ये स्टेबल है. हमने मान लिया कि इस एटम को बाहर से कुछ एनर्जी मिली और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पास वाले एटम को डोनेट कर दिया, राइट. तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पास वाले एटम को डोनेट कर दिया तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 4, राइट. बट जो प्रोटॉन्स हैं वो तो अभी भी 5 ही रहेंगे. तो उस केस में इस एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, एंड इन दैट केस it is said to be the positively charged, right.
उस केस में हम इस एटम को क्या बोलेंगे, दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। और अगर इसी के अपोजिट में इसने ही अपना एटम नहीं दिया होता और पास वाले एटम से एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होता, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते 6 और प्रोटॉन्स तो अभी भी 5 ही हैं। तो उस केस में ये जो बॉडी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। सो बेसिकली हमको यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि किसी भी एटम पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, राइट। इसमें प्रोटॉन्स का कोई भी रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी बाउंडेड हैं, दे कैन नॉट इमिट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। ना तो ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कोई प्रोटॉन अंदर आ सकता है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर कोई बॉडी, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। सो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू NE, दैट इज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है किसी भी बॉडी का चार्ज, where this n should be an integer। ये जो n है, ये n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई भी जो एटम है वो इंटीजर के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन फ्रैक्शनल वैल्यू और इन डेसिमल वैल्यू, राइट। कोई भी एटम 2.5, 2.6, 3.5, 3.6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से होल नंबर्स में कोई भी एटम को डोनेट या एक्सेप्ट करेगा, राइट। इसलिए ये जो n है दिस शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, और ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। इसका मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज निकाल सकते हैं अगर हमको इस n की वैल्यू पता हो। E की वैल्यू तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, आपको पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। तो अगर हमको n की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी बॉडी पर चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द चार्जेस। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड तब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करती है, ओके। नाउ proceeding ahead, our next topic is, now the next is electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब ये कि अगर हमारे घरों में भी जो वायरिंग्स होती हैं तो उसकी पहले एक मैपिंग तैयार की जाती है ना, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगने वाली हैं और कनेक्शंस किस तरीके से होने वाले हैं, राइट। तो अगर हम किसी भी कनेक्शन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें या उसको मैपिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और उनको हम सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा सर्किट समझते हैं जिसमें हम एक बैटरी को, एक बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ओके। आपको पता है अगर हम बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो होने लग जाएगा, राइट। इसी को अब हम सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो सबसे पहले एक बैटरी बना लेते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, ओके। एक लाइन बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, इस तरह से अगर आप और भी लाइंस बनाना चाहो तो बना सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। यहाँ पर आपको पता है जो बैटरी होती है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो कि हाई पोटेंशियल पे होता है, और नेगेटिव टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो कि लो पोटेंशियल पे होता है,
राइट। सो ये बड़ी वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द हाई पोटेंशियल एंड छोटी वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लो पोटेंशियल, राइट। तो हाई पोटेंशियल के आगे हमने प्लस का साइन बना दिया एंड लो पोटेंशियल के आगे हमने माइनस का साइन बना दिया। अब पोटेंशियल क्या होता है उसको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इट इज अ टॉपिक। सो हाई पोटेंशियल के आगे प्लस का साइन, लो पोटेंशियल के आगे माइनस का साइन। बैटरी की दो एंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब किसी भी सर्किट में इंपॉर्टेंट चीज होती है स्विच, है ना। अगर हम बल्ब को चलाना चाहते हैं तो हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसको ऑफ करना चाहते हैं तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो स्विच का काम क्या, सर्किट में से करंट को जब हमको रिक्वायरमेंट हो तब फ्लो करवाना, और जब रिक्वायरमेंट नहीं हो तो उसके करंट के फ्लो को रोकना, राइट। तो एक चीज और हमको समझनी है कि जो करंट होता है वो हमेशा कंप्लीट पाथ को फॉलो करता है, राइट। मतलब जब तक करंट को एक कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा तब तक वो फ्लो नहीं होगा। अगर करंट का पाथ कहीं भी ब्रेक होता है तो उस केस में जो करंट फ्लो है वो नहीं होगा, राइट। तो स्विच बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्विच का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से, राइट। दिस इज अ सिंबल ऑफ स्विच। तो स्विच बेसिकली इसी तरह से वर्क करता है। इस केस में जो स्विच है वो ओपन है, चार्जेस यहां से फ्लो होने लगे, इस तरीके से फ्लो करते करते आगे आए और यहाँ पर जो है उसका पाथ ब्रेक हो गया, यहां से उसको पाथ नहीं मिला, तो उस केस में इस सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। अब अगर हमको करंट फ्लो करवाना है तो हम इस स्विच को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया और उस केस में अब करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ बल्ब। अभी सर्किट कंप्लीट है क्योंकि जो स्विच है वो ऑन है, राइट। तो जब स्विच ऑन है तो उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, राइट। जो चार्जेस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ओके। सो दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने बहुत सिंपल कंपोनेंट्स, एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच लगाया है, ओके। नाउ जैसे ही अब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और उस केस में सिंस करंट को अब टोटल पाथ फ्लो होने के लिए नहीं मिला तो ये जो बल्ब है वो ग्लो होना बंद कर देगा, इट विल नॉट ग्लो इन दैट केस, ओके। सो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट को देखकर समझ सकते हैं कि उस सर्किट को बनाने में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हैं। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अपना एक सिंबल होता है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कि किस कंपोनेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे स्विच जो है उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और उसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट इस तरीके से है, उस केस में जो स्विच है वो ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बीच में डॉट लगा देता हूं तो उस केस में स्विच क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया मतलब क्या, सर्किट कंप्लीट हो गया और उस केस में जो करंट है वो ग्लो होने लग जाएगा। तो अगर डॉट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा और अगर डॉट लगा देते हो आप बीच में तो उस केस में सर्किट कंप्लीट हो गया, उसका मतलब स्विच जो है वो क्लोज्ड है और द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके। नाउ वी विल सी वन न्यूमेरिकल। Now here one numerical is given to us. We will solve this numerical. It states that a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिडर किया और उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ओके। सो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.5 ampere, so we have written here 0.5 ampere is drawn by a filament for an electric bulb for 10 minutes. ठीक है, जो टाइम है वो हमको कितना गिवन है, 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through
that flows through the circuit. हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितनी भी यूनिट्स हो वो सब SI सिस्टम में हो, राइट। तो करंट की SI यूनिट हमको पता है, इट इज एम्पियर। जो टाइम होता है उसकी SI यूनिट होती है सेकेंड। तो हमको सबसे पहले इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो हमको वैल्यू चाहिए 10 मिनट की, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 seconds. So I can write this 10 minutes as 600 seconds, right? Now I know the formula, current is equal to charge upon time, right? So I is equal to Q upon T, that is current is equal to charge upon time. I have written here. करंट की वैल्यू 0.5, चार्ज की वैल्यू आई डोंट नो, और टाइम आ गया हमारे पास 600 सेकेंड्स, राइट। यहां से अगर हम इस Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 0.5 और Q इज इक्वल टू 600 इंटू 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, दैट इज 300 कूलम, राइट। सो इसका मतलब उस वायर में से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं दैट आर 300 कूलम चार्जेस। नाउ यहां पे हमने बात की है, जो करंट है उसको हमने एम्पियर में लिया है, ओके। बट जो एम्पियर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं 1 एम्पियर करंट की, तो जो 1 एम्पियर करंट है उसमें अबाउट 625 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली इतना ज्यादा करंट नॉर्मल प्रैक्टिसेस में मिलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने करंट की दो छोटी यूनिट्स बनाई, ठीक है, दैट इज मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स and 1 microampere is equal to 10 to the power -6 ampere. This thing you have to learn. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, that 1 milliampere is equal to 10 to the power -3 ampere and 1 microampere is equal to 10 to the power -6 ampere. Now we will solve some numericals that are based on this conversion also. Now in this case a current of 2 milliampere is drawn by a filament. हमको करंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज I की वैल्यू हो गई 2 milliampere, और कितने समय के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है, 10 सेकेंड्स के लिए। तो जो टाइम है दैट इज गिवन टू अस एज 10 सेकेंड्स। हमको निकालना है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, इसका मतलब हमको इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। नाउ हमने देखा कि सारी यूनिट्स SI सिस्टम में है या नहीं, ओके। सो I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, बट वी नो दैट स्टूडेंट्स कि जो करंट है उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, तो हमको इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दिस थिंग वी गेट। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला I is equal to Q upon T, right? The formula for the electric current, that is I is equal to Q upon T. यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू है, हमने पुट कर दी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। चार्ज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, टाइम हमको गिवन है 10 सेकेंड्स। टाइम ऑलरेडी यहाँ पे सेकेंड्स में था, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये 10 जो है ये इधर चला जाएगा, तो वी विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 इज इक्वल टू Q, और Q इज इक्वल टू, यहाँ 10 की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, और -3 + 1 इज इक्वल टू -2। सो वी विल गेट Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और SI यूनिट हमने लगा दी कूलम। So this is the amount of charge that is flowing through the circuit in this particular case, okay. I hope it is clear to all of you. Now let us see some more numericals that are
नाउ करंट की वैल्यू हमको दे रखी है दैट इज 2 माइक्रो एम्पियर और टाइम हमको दे रखा है 0.01 आवर. ओके, 0.01 आवर. क्यू की वैल्यू हमको अगेन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम दोनों चीजों को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं. वी नो दैट स्टूडेंट्स 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर. तो 2 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट 2 into 10 to the power minus 6 एम्पियर. So here we get 2 into 10 to the power minus 6 एम्पियर, right? जो टाइम है, टाइम इज दैट बेसिकली 0.01 आवर. वी नो दैट स्टूडेंट्स जो टाइम की ऐसा यूनिट होती है दैट इज सेकेंड्स, राइट? सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना. एक आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड. हमको चाहिए वैल्यू 0.01 आवर की. इसका मतलब हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो हमको मिलेगा 0.01. जब हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड किया तो हमको यहाँ भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 0 से 0 कैंसल एंड 6 6 36 सेकेंड्स, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 36 सेकेंड. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ इसको 100 से डिवाइड करना है. क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए 0.01 आवर की. ओके, सो अगेन वी आर हैविंग द फॉर्मूला I is equal to Q by T. I की वैल्यू हमको गिवन है 2 into 10 to the power minus 6. Q की वैल्यू वी डोंट नो एंड टाइम हमारे पास है 36 सेकेंड्स. सो Q is equal to 36 into 2 into 10 to the power minus 6 and 36 twos are 72 into 10 to the power minus 6 coulomb. This is basically the amount of charge that is flowing through the circuit. Okay, so this will be our answer. So students, today we have seen the basic idea of electric current. ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट कैसे चार्जेस के फ्लो पे डिपेंड करता है, और जो चार्जेस हैं किसी बॉडी पर दैट आर बेसिकली ड्यू टू द फ्लो और द डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट? देन वी हैव सीन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट और फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन. ओके, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यू हैव टू सी कि ऑल दिस यूनिट्स आर इन द SI system only. ठीक है, so all these things we have studied today. That's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.